ગુજરાત ગોલ્ડ કોઈન ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું આપણો દોસ્ત, આપણો હોસ્ટ મોહસિન શેખ. વલસાડના ઉલેમાએ કિરામ અને મુસ્લિમ નવજવાનો દ્વારા સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વિભાગ ઉલેમાએ કિરામ અને મુસ્લિમ નવજવાનો દ્વારા મુસ્લિમ સમાજના 23 વર્ષીય સાહિલ સાજીદ રંગરેજની સાથે મળીને વલસાડ જિલ્લા અને આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ દેશમાં વિવિધ રાજ્યોમાં સાયબર ક્રાઇમનો લઈને જનજાગૃતિ હાથ ધરવામાં આવી હતી. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા શાળા, કોલેજ, કંપનીઓ વગેરે જગ્યાએ સાયબર ક્રાઇમ જાગૃતિ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી હાથ ધરતા સાયબર ક્રાઇમનો મોટા ભાગે ભોગ વૃદ્ધ અને શ્રમિકો બનતા હોય છે. તેમના બાળકો સાયબર ક્રાઇમના વિશે જાગૃત હોવા છતાં તેમના ઘરના વડીલોને ઘટના અંગે જાગૃત કરી શકતા નથી, જેથી વૃદ્ધ અને શ્રમિક પરિવારના લોકોને છેતરવા માટે લોભામણી લાલચો આપવામાં આવે છે, જેના માધ્યમથી મોટી માત્રામાં કોલો સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બની જતા હોય છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વિભાગ સાહિલની મદદને લઈને સાયબર ક્રાઇમ અંગે ફળિયાઓમાં જઈને વૃદ્ધો અને અન્ય લોકોને જાગૃત અભિયાન હાથ ધર્યું છે. અત્યાર સુધીમાં વલસાડ જિલ્લાનો 327મો કેમ્પ સાયબર ક્રાઇમની જાગૃતિને લઈને કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેમ્પમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ ભાગ લીધો હતો. સાયબર ક્રાઇમ અંગે શાળા, કોલેજ અને કંપનીઓમાં સાયબર ક્રાઇમ અંગે જરૂરી માહિતી અને જરૂરી જાણકારી મેળવી હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ અને શ્રમિકો તેના પરિવારને સાયબર ક્રાઇમ અંગે જાગૃત કરી શકતા નથી. જે ધ્યાને આવતા ફળિયાઓમાં જઈને મોટી સંખ્યામાં સાયબર ફ્રોડનો સરળતાથી ભોગ બનનાર લોકોને જાગૃત કરવાની શરૂઆત હાથ ધરવામાં આવી હતી. 23 વર્ષના સાહિલ રંગરેજે 380થી વધુ સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેસના સર્ટિફાઈડ કોર્સ કર્યા છે. સાયબર ક્રાઇમ અંગે વલસાડ જિલ્લામાં 327 અને રાજ્ય બહારના મળી 500થી વધુ સાયબર ક્રાઇમ જાગૃતિ કેમ્પ કરીને સામાન્ય લોકોને, વિદ્યાર્થીઓને સાયબર ક્રાઇમ અંગે જરૂરી જાણકારી આપી લોકોને સતર્ક રહેવા જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. जी, आपका नाम? साहिल साजिद रंगरेज। जैसे कि आपके पास जो कुछ ये सर्टिफिकेट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं जब 8 साल का था तब से मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में सर्टिफिकेशंस किए हैं और साइबर सिक्योरिटी फील्ड को छोड़ के भी मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग से लेके बाद में हो गया हार्डवेयर नेटवर्किंग से लेके सर्वर के रिगार्डिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, ऑडिटिंग के रिगार्डिंग, ISO सर्टिफिकेशंस के रिगार्डिंग अलग अलग फील्ड में से थोड़े थोड़े सर्टिफिकेशंस लिए हैं और बहुत सारे कोर्सेज किए हुए और इंटरनेशनली भी काम किया है और नेशनल के लिए भी काम किया है मैंने. सर, जिस तरीके से आपने जो पब्लिक को, आम जनता को जो बताया उसके बारे में जरा हमारे बताइए जरा. जी उसमें ये होता है कि हम जो पहले के दौर में जो इंटरनेट यूज़ करते थे और पहले के जो हमारे डेली नीड्स के हिसाब से जो हम डेली के ट्रांजैक्शंस करते थे, एजुकेशन लेते थे, वो सब चीज़ में एडवांटेज नहीं था और इतना एडवांसमेंट नहीं था, इनोवेशन नहीं था. तो आज क्या है कि आज हमको हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन जो हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो हर चीज़ में हमको जैसे बेनिफिट्स मिलता है, हर चीज़ में हमको एडवांटेजेस मिलते हैं, हमारी डेली नीड्स जो होती है वो फुलफ़िल होती है और वो थोड़ी ईजी होती है. तो उस चीज़ के साथ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो जो डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग जो क्राइम्स होते हैं और जो टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से यूज़ करके जो क्राइम किया जाता है वो चीज़ एक होती है जिसको कहते हैं साइबर क्राइम. तो बहुत अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम होते हैं, जैसे सोशल मीडिया रिगार्डिंग फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, हैकिंग अटैक्स होते हैं, डीडोस अटैक होते हैं. इसको छोड़ के दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको लोगों को जागरूकता देनी है, जैसे सेक्सटॉर्शन हो गया है, दूसरा एक के वायरस अटैक हो गया है, डेटा थीफ हो गया है. तो ये सारी चीज़ों में हमारे जो लोग हैं उनको जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. तो मेरा बेसिक रोल कल ये था कि मैं लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बनाऊं और लोगों को ये चीज़ों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूं कि आपको ये सब चीज़ों से बच के रहना है और अगर आप ये सिचुएशन में आ जाते हो तो पुलिस आपको किस तरीके से सपोर्ट करेगी और इस चीज़ में आप बच कैसे सकते हो. तो ये चीज़ के रिगार्डिंग मैंने कल लोगों को गाइड किया था. जैसे कि अभी जो लालच के हिसाब से अभी कोई बताता है कि भाई आपके लिए नौकरी का है, आप इतना रुपया डाल दो, तो उसके बारे में आप पब्लिक के लिए क्या बताना चाहते हो? जी उस चीज़ में ये होता है कि जैसे हमको कोई एक लालच देता है कि लालच में ये देता है कि जैसे जो हमारे बच्चे जो स्कूल से, कॉलेज से जो एक एजुकेशन लेके आते हैं तो स्कूल या कॉलेज में उनको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है कि आपको नौकरी कैसे लेनी है या आपको नौकरी के लिए फुलफ़िल कैसे करना है या आपको सबमिशन कैसे करना होता है. तो
तो ये चीज़ में बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एक बोलते हैं ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उस चीज़ में ये होता है कि बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके जॉब के लिए रिक्वायरमेंट डालते हैं, तो उनको मैसेजेस आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से उन लोग एक प्रॉपर बात करते हैं, तो उनको एक लालच दी जाती है कि आपको इंटरनेशनली ये बड़ी कंपनीज में आपको जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी 20,000 रुपया, 30,000 रुपया। वो बच्चे को देख के उसके हिसाब से एक रेट डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद उनके साथ ये फ्रॉड किया जाता है कि आपको पहले इतना देना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे कि आपको 1 महीने के आपका जो सैलरी पैकेज होगा उसमें ये चीज़ आपको रिफंड मिल जाएगी, फर्स्ट सैलरी आपको आपके तरफ से देनी पड़ेगी हमको। तो और डिपॉजिट के रिगार्डिंग मांगा जाता है, बच्चा जहाँ तक देता जाता है उससे मांगते जाते हैं, और फिर बाद में जाके उसको पता चलता है कि उसके साथ ये चीज़ में फ्रॉड हुआ है। तो जैसे कि समझो भी कोई भी बंदा मोबाइल बगैर नहीं रह पाएगा जी उसके ऊपर कोई भी लिंक आ जाती है जी। तो बंदा ओपन कर लेता है ना, उसके साथ जो भी कुछ अगर पर्सनल डिटेल्स हो वो चले जाता हो, उसके रिकॉर्डिंग कोई चीज़ है कि जो मोबाइल से सिक्योर हो सकता है। जी वो जो लिंक आती है बेसिकली जो एक ये मिलीशियस लिंक होती है, ये लिंक में ये होता है कि ये एक फिशिंग लिंक हो सकती है, या फिर कोई एक बोलते हैं ना कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का लिंक हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर जो लिंक होता है वो फिशिंग लिंक होता है। फिशिंग लिंक में ये होता है कि वो लिंक के अंदर एक फॉर्मेट बनाया होता है, जैसे एग्जांपल के तरीके के हम जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम ले लें, तो इंस्टाग्राम का जो लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज में यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं कि जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं, तो वो जो डिटेल होती है वो सर्वर पे जाके लॉगिन होता है। बट ये जो लिंक होती है ये किसी अटैकर से या किसी एक बोलते हैं ना कि नॉन प्रोफेशनल पर्सन ने बनाया होता है ये जो लिंक, और ये बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, 1 से 2 मिनट में बन जाता है ये चीज़। तो इसमें क्या होता है कि ये लिंक बनाने के बाद किसी को दिया जाता है जो हूबहू फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी दिखती है, तो हमको क्या लगता है कि ये फेसबुक या इंस्टाग्राम की ही है, तो हम उसमें हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ये वो अटैकर के पास जाता है। तो अटैकर वो यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके ऑफिशियल साइट पे जाके लॉगिन करता है और इन यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ये वो अटैकर के पास जाता है। तो अटैकर वो यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके ऑफिशियल साइट पे जाके लॉगिन करता है और इनको किक आउट कर देता है। उसके लिए बचने के लिए कोई तो बचने के लिए ये है कि हमें अगर कोई लिंक दे रहा है, तो पहली चीज़ हमको ये देखनी है कि लिंक के ऊपर अगर कोई चीज़ का पॉपअप आ रहा है, जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है, तो परमिशन मांग रहा है कि कैमरा परमिशन मांग रहा है, फाइल स्टोरेज परमिशन मांग रहा है, तो हमको वो परमिशन अलाउ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जेन्युइन साइट हो या कोई भी ऐसा एक एप्लीकेशन हो आपसे परमिशन मांग रहा है, तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए कि वो परमिशन क्या है। दूसरी चीज़ कि हर चीज़ में हमको लिखा जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो हम वो चीज़ पढ़ते नहीं हैं, हम वो ऐसे ही एग्री कर देते हैं, तो हमको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। दूसरी जो लिंक होती है, तो लिंक के ऊपर का जो URL होता है, हम बार बार कहते हैं कि URL को देखो ठीक से, URL क्या है। जैसे facebook.com जो ऑफिशियल URL है, तो facebook.com के ऊपर होगा m.facebook.com, तो ये URL अलग हो गया, किसी और का हो गया, तो ये चीज़ में आप अगर फ़र्क नहीं देखोगे तो ये फिशिंग साइट हो सकता है। और बहुत जगह पे ऐसे बहुत माइनर चीज़ें होती है, जैसे ज़ीरो के बदले कैपिटल O लिख देते हैं, तो हमको वो चीज़ में आइडेंटिफिकेशन करना टफ हो जाता है। दूसरा, अगर हम कहीं पे भी पेमेंट गेटवे कर रहे हैं लिंक के थ्रू, तो हालांकि ये चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ पे HTTPS होना चाहिए। HTTP होगा तो वो चीज़ सिक्योर नहीं है, और हालांकि अभी साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि HTTPS के ऊपर भी फिशिंग साइट बन रहे हैं, तो हमको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। और ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही ये फिशिंग लिंक के थ्रू होता है, बैंक की साइट या कोई भी एक पर्सनल साइट हो गया या कोई भी एक लॉगिन पेज हो गया जिसके ऊपर आपसे वो आपको मैनिपुलेट करके आपसे कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उन लोग। मेरा कहना मतलब ये था, जैसे कि कोई सिक्योर वस्तु मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करने के बाद कोई भी फ्रॉड वाली लिंक ओपन नहीं हो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है? ऐसे बहुत से एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हम वो फ़ोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी का नाम, जो चीज़ अगर ज़्यादा चीज़ पर्सनली अगर देखने जाए तो M सिक्योर करके एक आता है, बाद में अवस्थ का एक आता है, वैसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बट मैं खुद एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखने चाहिए, बट रखने से ज़्यादा दूसरे प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए कि जैसे फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो हमको अप टू डेट सॉफ्टवेयर अपडेट लेना चाहिए। दूसरी एक चीज़ हमको बैकअप लेना चाहिए, फिर हमको क्वार्टरली हमारे पासवर्ड चेंज करने चाहिए।
पासवर्ड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमको सिक्योर रखने चाहिए। हमको पासवर्ड जो होते हैं वो हमारे पर्सनल नॉर्मल जो पासवर्ड हम रखते हैं वो नहीं रखने चाहिए, वो इनफ नहीं है। जैसे हम हमारे घर का नाम, खुद का नाम, फ़ोन नंबर, बर्थ डेट, गाड़ी का नंबर प्लेट, फिर हो गया कि हमारे फ़ोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट, बाद में हमारे नाम के साथ कैपिटल @123 1234, तो ये सारे कॉमन पासवर्ड्स हो गए। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी स्क्रिप्ट्स होती है, तो वो स्क्रिप्ट्स एक डिक्शनरी जनरेट करके ऑटोमेटिक पासवर्ड ट्राई करती है। तो ये पासवर्ड जो हम समझते हैं कि एक सिक्योर है, वो बहुत ईजी है किसी के लिए क्रैक करना। आप पासवर्ड जितना लॉन्ग रखोगे उसको क्रैक करना उतना टफ होगा। तो ट्राई करो कि हालांकि 8 डिजिट से ज़्यादा का पासवर्ड यूज़ करें। भैया